नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर राज्य सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है, क्योंकि लगातार इस पर मंथन चल रहा है। हमने शनिवार के दिन भी आपको विस्तार से यह खबर दी थी। शुक्रवार के दिन भी हमने बताया था कि अब हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल किस प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि जब हिप्पा में यह मंथन हुआ उस बैठक में तमाम प्रिंसिपल्स, डिप्टी डायरेक्टर, सरकार के तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी, दोनों निदेशालयों के डायरेक्टर, शिक्षा सचिव, ये तमाम अधिकारी थे। और इसमें जब सागर मंथन हुआ तो सबसे बड़ी बात निकल कर ये सामने आई कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में जो 52 दिन की छुट्टियां होगी उसका नया शेड्यूल बनेगा। और चर्चा ये भी हुई कि हिमाचल प्रदेश की आप भरमौर की देखें तो परिस्थितियां अलग हैं, आप पांगी की देखें तो अलग हैं, चंबा की देखें अलग हैं, डलहौजी की देखें तो अलग है, कमोबेश। इसी तरह आप सोलन डिस्ट्रिक्ट की देखें तो सोलन की परिस्थितियां डिफरेंट है, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ की डिफरेंट है, शिमला जिला की देखें तो राजधानी शिमला की डिफरेंट है, अपर क्षेत्र की बिल्कुल अलग है। इसके चलते सरकार को जिस प्रकार से फीडबैक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिला है उस पर अब यह नया बदलाव भी करने की तरफ सरकार विचार कर रही है कि क्यों ना अलग अलग जिलों में 52 छुट्टियों का शेड्यूल वहां के डिप्टी डायरेक्टर की रिकमेंडेशन पर डिप्टी कमिश्नर तय करें, यानी कि डीसी और डिप्टी डायरेक्टर दोनों अधिकारी आपस में बैठकर डिस्ट्रिक्ट की टोपोग्राफी, डिस्ट्रिक्ट की तमाम परिस्थितियों को देखें और इस आधार पर डीसी और उपनिदेशक आपस में मिलकर छुट्टियों का शेड्यूल जारी करें। और सरकार ये शक्तियां डीसीज को दे सकती हैं। सभी ने छुट्टियों के शेड्यूल पर अलग अलग मत दिया था। हर जिला की अपनी परिस्थिति है, कहीं पर गर्मी का प्रकोप है, कहीं पर बरसात मानसून का कहर बरपता, तो कहीं बर्फबारी के चलते स्कूलों को बंद रखना पड़ता है। इसी के चलते अब यह तय किया गया है कि अब शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर बाकायदा प्रपोजल तैयार करेंगे और इसकी रिकमेंडेशन यानी कि फाइनल मंजूरी का मामला शिक्षा मंत्री को भेजेंगे, क्योंकि अब ये तय हो गया कि इसमें डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। इसके चलते हम तमाम अपने दर्शकों से ये सुझाव मांगते हैं कि आप बताएं आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आपको पता है कि स्कूलों में पढ़ाई का प्रभावित होती है, चाहे वो मानसून की बात हो, गर्मियों की बात हो, प्रचंड लू चलने की बात हो या फिर बर्फबारी की बात हो। कब हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियां दी जाती हैं, शेड्यूल कब गलत होता है। इसके चलते आप जरूर ये अपना सुझाव दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का 52 छुट्टियों का नया शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस हफ्ते इसकी नोटिफिकेशन करने के सरकार आदेश जारी कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची की लिस्ट भी जारी हो रही है और अनुबंध वालों को वरिष्ठता का लाभ मिलने के बाद नई मेरिट लिस्ट में तमाम टीचर्स को यह मौका दिया जाएगा कि आप इसमें अपनी आपत्तियां साझा कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन अपनी दे सकते हैं। अगर आपको किसी से आपत्ति आप दे सकते हैं, क्योंकि अब शिक्षा विभाग के बाद दूसरे तमाम विभागों में भी वरिष्ठता की नई सूचियां बनने का क्रम जारी हो गया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज के दौरान जितने भी कर्मचारी सेवाओं में आए हैं उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने तमाम वित्तीय लाभ देने को भी कहा था, लेकिन सबसे पहले जिस प्रकार से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस पर नोटिफिकेशन जारी की और उस नोटिफिकेशन में कहा कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज पर कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में लगे हैं उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा और इसके लिए नई सीनियोरिटी बनेगी। साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि दूसरे वित्तीय लाभों को लेकर अलग से नोटिफिकेशन की जाएगी। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद दूसरे तमाम विभागों ने भी इसी तरह की नोटिफिकेशन जारी करने शुरू कर दी है और सभी विभागों में अब सीनियोरिटी लिस्ट बनने का क्रम शुरू हो जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो यह तय कर दिया कि जल्दी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद तमाम टीचर्स अपनी आपत्तियां सुझाव उस सूची पर दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र शिमला जिला ऐसा जहां पर प्राइवेट स्कूलों के लिए एचआरटीसी अपनी बस सुविधा दे रही है, लेकिन अब यह तय किया गया है कि इन स्कूल की बसेस का प्राइवेट स्कूलों में जो एचआरटीसी शिमला जिला में बस सुविधा प्रदान कर रही है उसका किराया बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 80 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पिछले कई सालों से एचआरटीसी को प्राइवेट स्कूल वाले किराया दे रहे हैं, जबकि स्कूल के बच्चों से, स्कूल के
स्टूडेंट से स्कूल प्रबंधन मोटी मोटी फीस वसूल कर रहे हैं। इसके चलते एचआरटीसी ने कहा कि हर साल हमें करोड़ों का घाटा हो रहा है। और अकेला शिमला जिला ऐसा जहां पर एचआरटीसी ने अपनी बस सेवा प्राइवेट स्कूलों के लिए लगा रखी है। हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों को देखा जाए तो वहां पर सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए जरूर एचआरटीसी की बस सुविधा मिल रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने निचले क्षेत्रों में अपनी प्राइवेट बसेस हायर की हैं या आउटसोर्स के तहत बसेस को हायर किया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिमला में क्योंकि यह पार्किंग की दिक्कत है, दूसरी कई दिक्कतों से शहर को जूझना पड़ता है, इसके चलते शहर के प्राइवेट स्कूलों के लिए एचआरटीसी ने अपनी बसें दी हैं। लेकिन 80 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से एचआरटीसी प्राइवेट स्कूल से किराया वसूल रही थी और इस पर एचआरटीसी ने स्पष्ट किया, किराया बढ़ा दिया और कहा कि किराए की बढ़ोतरी के साथ हम बस सेवा दे सकते हैं। अगर स्कूल प्रबंधन को यह प्रपोजल मंजूर नहीं है तो हम अगले शैक्षणिक सत्र से शिमला जिला के प्राइवेट स्कूलों के लिए बस सेवा बंद कर देंगे। इसके बाद जब एचआरटीसी ने अपना कड़क रवैया दिखाया तो स्कूल प्रबंधन तमाम मिलकर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम से मिले। उन्होंने अपना प्रपोजल दिया कि हमारा किराया बेशक 3 से 4 या 5 गुना बढ़ा दो, लेकिन हम चाहते हैं कि शिमला जिला में एचआरटीसी की सेवाएं प्राइवेट स्कूलों के लिए यथावत जारी रहे। इसके बाद ये मामला अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरडी नजीम ने एमडी एचआरटीसी रोहन चंद ठाकुर को भेज दिया और कहा है कि जितना खर्चा हमें इन स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों को एचआरटीसी की बस का पड़ रहा है उतना किराया प्राइवेट स्कूलों से लिया जाए, क्योंकि ये बच्चों से पूरी फीस ले रहे हैं। लेकिन हम बाबा आदम के जमाने से 80 पैसे प्रति किलोमीटर किराया दे रहे हैं। अब माना यह जा रहा है कि एचआरटीसी 4 से 5 रुपए प्रति किलोमीटर बच्चों का किराया निर्धारित कर सकता है, क्योंकि यह भी सूचना सरकार को मिली है कि स्कूल वाले बच्चों से पूरा किराया ले रहे हैं लेकिन एचआरटीसी को बेहद कम पैसे दिए जा रहे हैं। इसके चलते अब हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में एचआरटीसी अपना बस किराया प्राइवेट स्कूलों के लिए यहां पर बढ़ा सकती है। यह फैसला सरकार ले सकती है। कल हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बीओडी भी होगी। उस बीओडी में कई बड़े फैसले एचआरटीसी लेगी। 4:30 बजे कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बीओडी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें तमाम बीओडी में लिए गए फैसलों को मीडिया के समक्ष जनता से साझा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने यह फैसला लिया कि भाजपा के समय आधे अधूरे छोड़े गए कामों को भी हमारी सरकार तुरंत प्रभाव से पूरा करेगी, उन्हें एग्जीक्यूट करेगी, अमली जामा पहनाएगी। इस संदर्भ में सरकार ने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के आधे अधूरे काम थे, शिलान्यास उद्घाटन थे, उनके लिए बाकायदा बजट का प्रावधान कर दिया है और उन कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का भी फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जितने भी हिमाचल प्रदेश में इस समय शिलान्यास हो रहे हैं उसके लिए पहले 30% बजट का प्रावधान कर रहे हैं, उसके बाद परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज फिर दोहराया कि हिमाचल प्रदेश में अगर साधन संपन्न लोग, समर्थ्य लोग सब्सिडी छोड़ना चाहें तो खुद इसके लिए आगे आए, क्योंकि सरकार के कई अफसरों ने सब्सिडी छोड़ दी है, मंत्रियों ने सब्सिडी छोड़ दी है, विधायकों ने सब्सिडी छोड़ दी है। इसके चलते उन्होंने आह्वान किया कि लोग अगर अपनी मर्जी से आगे आकर बिजली, पानी और दूसरी सब्सिडी को छोड़ना चाहें तो इस स्वागत योग्य उनका फैसला होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल का हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 2 साल में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई डिपार्टमेंट में बड़े स्तर पर व्यवस्था परिवर्तन किया है, हमने हिमाचल प्रदेश के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। हिमाचल सरकार ने उन्होंने ये भी कहा कि पिछली जयराम सरकार, उस पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्तिगत हितों को साधते हुए और पार्टी हित में फैसले लेते हुए हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 सालों से हमारी सरकार प्रदेश की संपदा को ना लूटने दे रही है और हम ना आगे चलकर संपदा को लूटने देंगे, बल्कि सरकार आम किसान, महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत लगा देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि अगर संदेह पैदा हुआ तो क्यों ना पूरे देश में एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाने चाहिए, ताकि कम से कम जो लोगों के मन में शंका है, जो लोगों के मन में अविश्वास का भाव पैदा हुआ, वो दूर हो जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईवीएम बनाने वाले देश ने ईवीएम से चुनावी प्रक्रिया को बंद कर दिया, बैन कर दिया, इसलिए
जिस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम के नतीजे आने के बाद जिस प्रकार से लैंडस्लाइड विक्ट्री एक तरफ होती है, अगर ऐसा संदेह पैदा हुआ तो उसे दूर करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को बैलेट पेपर पे एक बार चुनाव करवा के देख लेने चाहिए। और इसमें उन्होंने कहा कोई गलत बात नहीं है। मुख्यमंत्री आज शिमला जिला के ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ढली हेलीपोर्ट के समीप नवनिर्मित जिला परिषद और जिला पंचायत संसाधन भवन का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दोपहर बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। सीएम का 2 दिन दिल्ली में रुकने का कार्यक्रम है। 2 दिन के दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान वे संगठन और 11 दिसंबर को मनाए जा रहे सरकार के 2 साल के कार्यक्रम को लेकर हिमाचल प्रदेश में आने के लिए केंद्रीय नेताओं को न्योता दे सकते हैं। इससे पहले भी सीएम दिल्ली गए थे, लेकिन उस दौरान उनकी कई नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में अब मुख्यमंत्री दोबारा 2 दिन के प्रवास पर दिल्ली जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इन 2 दिनों के प्रवास के दौरान सीएम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एचपीटीडीसी के घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के एकल पीठ के आदेशों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सेवानिवृत्त लाभ में देरी से जुड़े मामले में पर्यटन निगम की अपील पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित किए हैं। पर्यटन निगम ने कोर्ट को आज ये आश्वासन दिया, कोर्ट में अपना ये पक्ष रखा कि सेवानिवृत्त मृतक कर्मियों के आश्रितों को उनके तमाम रिटायरमेंट के जितने भी फाइनेंशियल लाभ हैं 10 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। ये हाई कोर्ट में एचपीटीडीसी प्रबंधन की ओर से ये पक्ष रखा गया। हाई कोर्ट में ये बात की गई कि जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके आश्रितों को जिनकी डेथ हो चुकी है उनको 10 दिन के भीतर तमाम वित्तीय लाभ जारी कर दिए जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के तमाम लाभ 60 से 65% 1 महीने के भीतर अदा कर दिए जाएंगे। यानी कि एचपीटीडीसी में जिस प्रकार से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, रिटायरीज को रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है, उनके वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे हैं, उस पर ये एचपीटीडीसी की तरफ से हाई कोर्ट में बाकायदा आश्वासन दिया गया। हाई कोर्ट को यह आश्वस्त किया एचपीटीडीसी प्रबंधन ने कि हम 1 महीने के भीतर क्लास 4 कर्मचारियों के 60 से 65% के तमाम वित्तीय लाभ हम अदा कर देंगे। कोर्ट ने इस आश्वासन पर मामले की सुनवाई 3 जनवरी को निर्धारित करने के आदेश जारी किए। गौरव तलब है कि एचपीटीडीसी ने एकल पीठ द्वारा 9 होटलों को बंद करने के आदेशों को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है। 22 नवंबर को एकल पीठ ने 18 में से 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक चलाने की कंडीशनल परमिशन दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि 31 मार्च तक ये होटल फायदे में नहीं आए और अपना अधिकतम प्रदर्शन नहीं दिखा पाए तो इन आदेशों का पुनः अवलोकन कर उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने द पैलेस होटल चायल, होटल चंद्रभागा केलोंग, होटल देवदार खजियार, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल लॉग हर्ष मनाली, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल मेघदूत क्यारी घाट, होटल कुंजम मनाली और होटल द कैसल नगर को 31 मार्च 2025 तक चलाने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने इनके प्रदर्शन को देखकर आगामी अवधि बढ़ाने पर फिर से विचार करने की बात कही थी। हाई कोर्ट ने 19 नवंबर को एचपीटीडीसी के घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश पारित किए थे। एकल पीठ के अनुसार होटल गीतांजलि ढलोजी, होटल बागल दाड़ला घाट, होटल कुनाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल गिरी गंगा खड़ा पत्थर, होटल सरबरी कुल्लू, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल शिवालिक परमाणु को बंद करने के आदेश पारित किए थे। लेकिन अब हाई कोर्ट ने एचपीटीडीसी ने जब मान लिया कि हम अपने क्लास 4 कर्मचारियों को 60 से 65% वित्तीय लाभ जारी कर देंगे, इस पर हाई कोर्ट ने तमाम इन बंद किए गए होटलों को चलाने की परमिशन फिलहाल जारी कर दी है। हाई कोर्ट में आज मंडी की सांसद बनी कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। कंगना ने एडवोकेट के माध्यम से आज अदालत को नोटिस का जवाब दिया। दरअसल पिछली सुनवाई में कंगना ने कोर्ट को नोटिस जारी किया था, कोर्ट की तरफ से ही कंगना को नोटिस जारी किया गया था। अब यह मामला 4 सप्ताह बाद सुना जाएगा। अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता लाइक राम के एडवोकेट को जवाब देना होगा। दरअसल किन्नौर जिला के रहने वाले लाइक राम नेगी ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मंडी संसदीय सीट के चुनाव को रद्द करने की याचिका दायर की थी। नेगी ने कहा था
नेगी की याचिका पर ही हाई कोर्ट ने कंगना को नोटिस जारी किया था। लाइक राम ने भी मंडी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भरा था। लाइक राम नेगी के अनुसार उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से स्वीकार किया गया, इसलिए उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। लाइक राम ने इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर एवं डीसी मंडी को प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव की मांग की। लाइक राम के अनुसार उसने 14 मई को मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। वन विभाग से आकस्मिक सेवानिवृत्त होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यू सर्टिफिकेट नामांकन पत्र भी सौंपे। नामांकन के दौरान उन्हें कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट देने होंगे। उसे ये प्रमाण पत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। लाइक राम का नामांकन इस वजह से रद्द कर दिया गया था। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी। प्रार्थी के अनुसार 15 मई को उनसे विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट आरओ को सौंप दिए, मगर उन्होंने ये दस्तावेज लेने से मना कर दिया और कहा प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नो ड्यू सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता। उसके बाद उनका नामांकन अस्वीकार कर दिया था। इसी आधार पर वह कंगना रनौत के चुनाव के खिलाफ वहां पर उन्होंने याचिका दायर की है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठन के लिए शिमला में मंथन शुरू हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव एवं प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी विदित चौधरी और रितेश चौहान कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं के साथ शिमला में लगातार चर्चा कर रहे हैं। चेतन चौहान ने बताया कि कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में युवा, तजुर्बे दोनों को ध्यान रखा जाएगा। युवाओं के साथ साथ एक्सपीरियंस को भी वेटेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नए साल में कांग्रेस का नया संगठन यहां पर पूरी तरह से बना दिया जाएगा। हिमाचल में पहली बार नया संगठन बनाने से पहले इस तरह ब्लॉक व जिला स्तर पर ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, मगर दूसरे राज्यों में ये आम प्रक्रिया है। एआईसीसी सचिवों ने सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार के साथ मीटिंग की। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ नए संगठन में पदाधिकारी शामिल करने को लेकर चर्चा की गई। कल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों के साथ ऑब्जर्वर अलग से बैठक करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस दौरान कहा कि नई कार्यकारिणी को लेकर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी के नेता ब्लॉक व जिला स्तर पर जाकर पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे किस तरह से किन लोगों को आगे लाना है ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। फील्ड से फीडबैक लेने के बाद हाईकमान को रिपोर्ट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि संगठन में उन्हीं को पद मिलेगा जो काम करने के लिए डेडिकेटेड वर्कर्स हैं। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के विभिन्न बोर्ड निगमों में जो पद खाली हैं उनमें ताजपोशी होनी चाहिए। प्रभारी ने भी इस बात पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न पदों पर तैनातियों को लेकर संगठन के लोग लंबे समय से लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी वर्करों ने कमर तोड़कर मेहनत की, इसलिए उनकी ताजपोशी होनी चाहिए। आमतौर पर अध्यक्ष को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार भी रहता है, लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी क्या हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ही अध्यक्ष बनी रहेगी या कौल सिंह, आशा कुमारी, रामलाल या किसी युवातर, किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के किसी करीबी को अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है। यह काफी दिलचस्प होगा क्योंकि प्रतिभा सिंह पूरी तरह से आश्वस्त है कि नए संगठन में उनकी भूमिका अहम होगी, लेकिन जानकार यह भी मानते हैं कि कांग्रेस में पूरी तरह से संगठन में ओवरहालिंग का भी यहां पर चर्चा चल रही है। शिमला पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली रवाना हो गए। करीब 3 दिन पहले राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी शिमला पहुंचे थे। प्रियंका गांधी के भी शिमला आने का कार्यक्रम था, लेकिन फिलहाल वह शिमला नहीं आई हैं। राहुल और सोनिया गांधी शिमला के छराबड़ा स्थित प्रियंका गांधी के घर में रुके हुए थे, लेकिन राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद शिमला आए थे। चुनावों की थकान मिटाने के लिए वे यहां कुछ दिन रुके थे। प्रियंका गांधी के भी शिमला आने का प्रोग्राम था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी वायनाड में अपने समर्थकों के साथ व्यस्त हो गई है। इसके चलते फिलहाल उनके यहां आने को लेकर अब असमंजस की स्थिति बन गई है। सोनिया गांधी अभी भी शिमला में ठहरी हुई हैं। अभी उनके दिल्ली जाने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है और माना जा रहा है कि एक आध हफ्ता वह और शिमला में रुक सकती हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बावजूद भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल के गेट पर अस्पताल बंद होने का बाकायदा नोटिस लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल कहा था कि भोटा अस्पताल का राधा स्वामी सत्संग के सिस्टर संगठन को दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार एक ऑडियंस लाएगी। इसके लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में सभी वैधानिक पहलुओं पर विचार किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू के आश्वासन के बाद ये सूचना लगाई गई है। इसे लेकर आज जिला भर के लोगों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों का कहना है कि इस अस्पताल में हमीरपुर जिला के गरीब परिवार यहां पर अपना मुफ्त में इलाज करवाते हैं और इसके बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतें होगी। लोगों का कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस अस्पताल को बंद ना होने दिया जाए। लोगों द्वारा चक्का जाम भी किया गया, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर आज वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए प्रभावित भी हुई। वर्ष 2009 बैच की आईएएस अधिकारी श्रम आयुक्त एवं निदेशक रोजगार मानसी साय ठाकुर को आज हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने रिलीव कर दिया। मानसी साय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली रवाना हुई है। केंद्र सरकार ने उन्हें आवास एवं शहरी मंत्रालय दिल्ली में निदेशक के पद पर तैनात किया है। मानसी साय के बाद अब रोहन चंद ठाकुर ने भी दिल्ली के लिए अप्लाई कर दिया है और उनको एनओसी देने की फाइल चीफ सेक्रेटरी के पास उनके कार्यालय में विचाराधीन है। राज्य सरकार ने उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की फिलहाल अभी एनओसी प्रदान नहीं की है, लेकिन अब माना जा रहा है कि रोहन चंद ठाकुर भी दिल्ली का रुख कर सकते हैं। अब लेबर कमिश्नर का चार्ज किसी दूसरे आईएएस अधिकारी को दिया जाएगा और इतना ही नहीं, लेबर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी प्रियंका बासु इंटी भी छुट्टी पर चली गई हैं। पहले 1 सप्ताह की छुट्टी मांगी थी, अब उन्होंने अपनी छुट्टी को एक्सटेंड कर दिया है। इसके चलते प्रियंका बासु के डिपार्टमेंट का भी बंटवारा किया जाएगा। फिलहाल आरडी नजीम को लेबर डिपार्टमेंट का एडिशनल कार्यभार दिया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे रितेश चौहान को दूसरे डिपार्टमेंट जिसमें स्पोर्ट्स या दूसरे डिपार्टमेंट प्रियंका बासु के दिए गए हैं। रितेश चौहान 8 साल के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद हिमाचल प्रदेश लौट कर आए हैं। उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग भी यहां पर दे दी है और उन्हें भी अब स्थायी डिपार्टमेंट मिलने की उम्मीद है कि राज्य सरकार उनकी जो केंद्र का उनका लंबा अनुभव है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से ताल्लुक रखते हैं, हिमाचल के डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, केंद्र सरकार में उनका एक 8 साल का एक उल्लेखनीय कार्यकाल रहा है। अब राज्य सरकार इन सेवाओं को बनाने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट का दायित्व भी दे सकती है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सालों से सेवाएं दे रहे पीटीसी शिक्षकों यानी कि शारीरिक शिक्षकों को एक जरूर निराशा हाथ लगी है। शिक्षा विभाग ने पीटी शिक्षकों का प्रमोशन को लेकर फिलहाल रास्ता यहां पर रोक दिया है, बंद कर दिया है। ये हम नहीं बल्कि तमाम डीपी यहां पर कह रहे हैं, पीटीआई कह रहे हैं, जिन्होंने आरटीआई के तहत सूचना ली है। उनका कहना है कि डीपी पदों को खत्म कर इसकी जगह अब शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता का पद नाम दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में सालों से सेवाएं दे रहे लगभग 4000 पीटी को डीपी बनने का सपना अधूरा रह सकता है। हाल ही में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों द्वारा ली गई आरटीआई की सूचना में यह खुलासा किया और इसमें कहा गया कि 486 लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पदों को सृजित नहीं किया गया, जबकि डीपी के पदों को शारीरिक प्रवक्ता में मर्ज कर दिया और डीपी के पदों को समाप्त कर दिया गया। आरटीआई में यह भी खुलासा हुआ है कि प्रमोशन कोटे के लिए 130 डीपी के पदों को भी मर्ज कर दिया गया, जिससे प्रदेश के स्कूलों में डीपी का एक पद भी रिक्त नहीं है। डीपी शिक्षक संघ का ये कड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इसका विरोध करेंगे, क्योंकि संघ का मानना है कि शिक्षा विभाग ने 486 डीपी के पदों को समाप्त कर उसकी जगह शारीरिक प्रवक्ता के पद सृजित किए हैं, जबकि प्रदेश के 450 के लगभग वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में न डीपी के पद सृजित हैं और ना ही शारीरिक पद प्रवक्ता के पद सृजित हैं। शिक्षकों का मानना है कि इससे पीटी शिक्षकों का प्रमोशन का रास्ता बंद हो जाएगा। दरअसल पीटी शिक्षक 5 साल बाद अपने पद पर रहने के बाद डीपी पद पर प्रमोट किया जाता था, जबकि अब वह पीटी शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता बन पाएगा, जिसके लिए एमपीएड की डिग्री लेना यहां पर मैंडेटरी होगी, अनिवार्य होगी। डीपी के पद समाप्त करने और प्रमोशन नियमों में बदलाव को लेकर शारीरिक शिक्षक संघ ने यहां पर नाराजगी जताई है। वहीं इस माह मुख्यमंत्री से भी मिलकर इस मामले को उठाने की बात कही गई है।
बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में आज एक मरीज द्वारा डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। मरीज ने डॉक्टर अनुपमा के साथ बहसबाजी कर उन्हें धक्का मार दिया। इस प्रकार के डॉक्टरों ने आरोप लगाए हैं। इस घटना के बाद अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के विरोध में डॉक्टरों ने तुरंत प्रभाव से ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया, विरोध प्रदर्शन शुरू किया। डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की और इसी डिमांड के बाद उन्होंने ओपीडी को बंद कर दिया। घटना के बाद डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं। डॉक्टर अनुपमा ने कहा कि ये हमला न केवल उनके सम्मान बल्कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतनीय विषय है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के कारण अस्पताल की ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे बड़ी संख्या में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल के बाहर मरीज और उनके परिजन नाराज दिखे क्योंकि उन्हें उपचार के लिए इंतजार करना पड़ा, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपी मरीज के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष, अगर मरीज का पक्ष देखा जाए तो उनका कहना है कि जिस प्रकार से मरीजों को अस्पताल में छोड़ दिया जाता, उनका हाल नहीं पूछा, उन्हें देखने के लिए नहीं आते हैं। जब एक बार उसकी शिकायत करें, 2 बार शिकायत करें, 3 बार शिकायत करें तो उन्हें डांटना शुरू कर दिया जाता है। और ये कई बार देखने में आया है कि जब मरीज अपनी ग्रीवांस को रखता है, क्योंकि अस्पताल में कौन जाता है ये मरीजों का कहना है, अस्पताल वह जाएगा जो दुखी होगा, जिसको मुसीबतें आई होंगी, जो शारीरिक रूप से बिल्कुल सक्षम नहीं होगा, उसे अपने उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ेगा। पहले जाते उसे पार्किंग के लिए स्थान नहीं मिलेगा, अगर पार्किंग के लिए कहीं गाड़ी खड़ी कर दी तो चालान हो जाएगा, क्रेन गाड़ी उठाकर ले जाएगी, फिर अपना वह ट्रीटमेंट कराएगा या क्रेन से गाड़ी या पुलिस से गाड़ी छुड़ा कर लाएगा। उसके बाद उसकी पर्ची के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जब नर्स को बुलाया जाएगा तो 10 बार बुलाने पर नर्स नहीं आती, डॉक्टर को बुलाया जाएगा तो डॉक्टर नहीं आता। और जब काफी निराशा के बाद जब मरीज की जान तक जाने लगती है, जब अपनी बात को रखा जाता है तो उन पर दुर्व्यवहार की बातें लगती है। हालांकि बिलासपुर मामले की जो भी सच्चाई है उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और डॉक्टरों से अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो वाकई ही डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनना जरूरी है। लेकिन जो मरीज अपनी लाचारी के चलते, बेबसी के चलते अस्पताल में जाता है, कम से कम उसका दुखड़ा, उसकी फरियाद सुनना भी सरकार का दायित्व है। इसलिए इन मामलों को लेकर हमने कई बार देखा कि डॉक्टर्स का अपना पक्ष होता है, मरीजों का अपना पक्ष होता है, क्योंकि डॉक्टर अगर इलाज करना बंद कर दें तो सरकार भी आगे झुक जाती है, मसला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से डॉक्टर दिन रात अपनी सेवाएं देते हैं, उनके लिए भी सुरक्षा जरूरी है, उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मरीजों की पुकार भी यहाँ पर सुननी जानी चाहिए। बिलासपुर को लेकर फिर कहेंगे, जो कुछ भी हुआ वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच में पता चलेगा कि किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया और आरोपी के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की। बहरहाल शिमला के लाडवी में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। इस संबंध में प्रमोला देवी ने पुलिस थाना बालूगंज में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह नाभा स्टेट शिमला में सरकारी आवास में रहती है, लेकिन उसने शिमला के गांव लाडवी में मकान बनाने के लिए जमीन खरीदी थी। उसका मकान निर्माणाधीन है और उसके लिए उसने 2,82,000 रुपए के नल, गीजर, पंखे, बिजली की तारें, वेल्डिंग सेट, कटर मशीन आदि का सामान खरीदा था और उसने ये सामान अपने पड़ोसी सुनील कुमार के घर में रखा था। लेकिन 24 तारीख की रात को इस सामान पर कोई हाथ साफ कर गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और मामले की जांच शुरू हो रही है। शिमला जिला में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ एक शादीशुदा शख्स द्वारा दुष्कर्म करने का शर्मनाक मामला सामने आया। ये मामला शिमला के ग्रामीण क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने किशोरी से पहले जान पहचान करवाई और इसी जान पहचान का गलत फायदा उठाकर किशोरी को, छोटी 25 को 23 नवंबर को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया। आरोपी ने वहां पीड़िता के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौसम की बात करें तो लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर व कुल्लू की चोटियों पर 30 नवंबर को फिर से बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया कि मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा।
मंडी, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर में 26 से 30 नवंबर तक धुंध का अलर्ट जारी किया गया। लेकिन 30 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।